नमस्ते बच्चों। मेरे सभी बच्चे कैसे हैं? मैं सभी बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा 7th चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन के अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना। हमने इस चैप्टर को जो है फिनिश कर दिया है। तो मेरे बच्चे अभ्यास प्रश्न के लिए अपने नोटबुक के साथ रेडी रहिएगा। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, क्लास शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज का जो विचार है, ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, जो इंसान को जीवन की मुश्किलों का सामना करने और उन्हें समझने में मदद करती है। यानी अगर हमारे पास ज्ञान होगा, रोज हमारे पास क्या आता है बच्चों? नया नया, है ना, ज्ञान आता है। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हर दिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ नया सीखते हैं, और इसी तरह सीखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमेशा हमारे ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो होती है वो सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारे हर मुश्किलों का सामना करने में और हमारे जीवन के हर सिचुएशन को समझने में हमें मदद करती है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जो बिना सोचे समझे आप करें। हर कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचिए, अगर वो कार्य हम करेंगे तो क्या होगा, किस तरह से होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारे पास ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, जो जीवन की हर मुश्किलों का सामना करने और उन्हें समझने में हमारी मदद करती है। तो बच्चों, इसी विचार के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, और आप सब लोग जो है अपने नोटबुक के साथ रेडी रहिएगा। तो शुरू करें हम लोग। यस। तो पहले हम छोटे छोटे कुछ प्रश्न दिखाएंगे जो इस इकाई से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं, और कोई भी रूप में प्रश्नों को आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो है उसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, एसआई मात्रक का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। एसआई मात्रक का पूर्ण रूप पूछ सकते हैं, तो पूर्ण रूप जो है क्या है? तो क्या है बच्चों एसआई मात्रक का पूर्ण रूप? पहले प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। सभी का प्रश्न हो गया? ओके। यस, मेरे सारे बच्चों का जो है प्रश्न हो चुका है। तो जल्दी से अब जो है आपको क्या करना है, उसका उत्तर लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, हो गया बच्चों? यस। तो हमने देखा कि किस तरह से, है ना, 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ? समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार किया, है ना, जिसको आजकल क्या कहते हैं, जिस मात्रक प्रणाली का अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। चलिए, हो गया सभी का? यस। अब हम लोग आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखोगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। क्या हमारी इंद्रियां सटीक माप के लिए विश्वसनीय है? यानी हम लोग हाथ का, पैर का, उंगली का, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं नाप के लिए, है ना। तो वो ऐसा माप जो हम लोग करते हैं, क्या वो विश्वसनीय है? पहले प्रश्न लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? यस। तो ऐसा जो माप है, हमारी इंद्रियां सटीक माप के लिए विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जितने,
है ना, जितने लोग होंगे, जितनी उनकी आकृति होगी, उनकी लंबाई होगी, उनकी छोटाई होगी, उसी हिसाब से क्या होगा, उनके जो है इंद्रियां होंगे, और उसी हिसाब से उनको माप मिलेगा। तो हमारे जो इंद्रियों का जब माप है वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, सटीक नहीं है, बिल्कुल हमें सही से जो है मेजरमेंट नहीं मिलता है। हो गया बच्चों? तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो है आपसे पूछ सकते हैं, जिसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगले बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए। हाथ की लंबाई और भुजा की लंबाई को लंबाई की मानक इकाइयों के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? यानी हमारे जो हाथ की लंबाई है, भुजा की लंबाई है, उन सबको मानक इकाइयों के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? हमने अभी अभी आपको बताया है ना, क्यों नहीं कर सकते। उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है ना। हर व्यक्ति की हाथ की लंबाई अलग होती है। आप अगर अपने फ्रेंड के हाथ की लंबाई देखोगे तो क्या दिखेगा, वो अलग लंबाई होगा। भुजा की लंबाई देखोगे तो वो अलग मिलेगा। तो हर व्यक्ति में जो है, जिन उनकी हाथ की लंबाई हो, भुजा की लंबाई हो, कोई भी लंबाई या कुछ भी हम लोग नाप रहे हो, अलग अलग होती है। इसीलिए जो है इसको मानक इकाइयों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यानी क्या पूछ रखा है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कितना सेंटीमीटर होता है? कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। हो गया? बहुत आसान है ना ये सब। ओके, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस मापक यंत्र का नाम बताइए जिसका उपयोग पेड़ की परिधि मापने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए, हमें अगर पेड़ की जो है उसकी चारों तरफ यानी उसकी परिधि को अगर हमें मापना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मापने वाला फीता। उत्तर लिख लीजिए, मापने वाला फीता। हो गया तो यस बोल दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो चुका है सभी। तो यानी जिस वस्तु की हम लंबाई या कुछ भी माप रहे हो उसके लिए उपयुक्त युक्ति का जो है हमें चयन करना चाहिए, है ना। किसी वृक्ष का घेर, या फिर आप अगर अपने सीने का वो जो वक्ष की माप ले रहे हो तो जो है किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और कौन कौन से यानी मापक फीता उसमें क्या होता है, अधिक सुविधाजनक होता है। इसमें जो है हम लोग मीटर पैमाने का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओके, तो हर चीज का जिसका हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है हमें युक्ति का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। रेखीय गति का एक उदाहरण दीजिए। तो आप लोग, बहुत सारे उदाहरण है रेखीय गति का, है ना। तो आप लोग जो है आपसे उदाहरण पूछ सकते हैं। तो कुछ जो है आपको क्या करना है, यानी सरल रेखीय गति, है ना, इन सब के जो है उदाहरण आप लोगों को याद करके रखना है। तो इसमें एक उदाहरण पूछा है, तो हमने क्या लिखा है उत्तर? एक निश्चित ऊंचाई से गिरते पत्थर की गति। ओके, और आप जो है कोई भी लिख सकते हो, यानी जो सरल रेखीय होता है। हो गया बच्चों? तो उदाहरण याद करके रखना है, क्या है उसकी डेफिनेशन याद करके रखनी है। ओके, इस तरह से आपको जो है कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर जो है आप आसानी से दे सकते हो। अब देखिए अगला पूछ रखा है, वृत्तीय गति का एक उदाहरण दीजिए।
ओके। वृत्तीय गति का उदाहरण पूछ रखा है, तो कौन सी है? घड़ी की सुइयों की गति कैसे घूमती है? वृत्त में घूमती है। हो गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए, अगला प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं, गति के उन प्रकारों का नाम बताइए जिनमें एक पिंड सीधे पथ पर गति करता है। तो जब सीधे पथ पर गति कर रहा होता है, तो आप बताइए कौन सा गति होगा वो, है ना? नाम से ही क्लियर हो गया है, सीधे चल रहा है यानी सीधे पथ पर है, तो सरल रेखीय या रेखिक गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन। हो गया? चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मापने की इकाई बताइए। अब एक एक पूछ सकते हैं, कहाँ से क्या, किस तरह से हम लोग माप सकते हैं। अब अगर दो स्थलों की बीच की दूरी है, यानी दिल्ली और जयपुर की बीच की दूरी, कैसे किस तरह से मापेंगे हम लोग? किलोमीटर में नापेंगे, है ना? किस तरह से मापन होगा? किलोमीटर में। तो कोई जगह देकर इस जगह से उस जगह तक आप लोग कैसे उनकी बीच की दूरी को मापोगे, पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? किलोमीटर। अगला बढ़ते हैं, एक सिक्के की मोटाई। अगर एक सिक्के की मोटाई पूछा जाए, तो हम लोग जो है उसको किलोमीटर में नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। उसको मापने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मिलीमीटर। तो यानी इकाइयां हैं, इन सबको मापने की अलग अलग है, वो आपको जो है बताना होगा। एक सिक्के की मोटाई किस में नापी जाती है? मिलीमीटर में। हो गया बच्चों? चलिए, आपकी रबड़ की लंबाई, ओके, ये आपकी पेंसिल की लंबाई पूछा जाए तो उसको किस में नापे जाएगा? सेंटीमीटर में। आपके हाथ में जो स्केल है उसका यूज कर सकते हैं आप लोग। तो आपकी रबड़ की लंबाई किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। चलिए अब देखिए, आपके जूते की जो फीते होते हैं उसकी लंबाई कैसे नापेंगे? उसको भी हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। हो गया? तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग माप पूछी जा सकती है, यानी मापने की इकाई का नाम पूछ सकते हैं। जब दो जगह की हो तो उसे किलोमीटर में, अगर कोई छोटी चीज हो यानी सिक्के की मोटाई हम लोग मिलीमीटर में नाप सकते हैं, रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर में, जूते की फीते की लंबाई सेंटीमीटर में। ओके, हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ऐसा पूछ सकते हैं कि किसी भी यानी पहिए की गति, कार के पहिए की गति डैश गति है। कौन सी गति होती है? वृत्ताकार होती है ना? कैसे मूव करता है वो? सर्कल यानी सर्कुलर मोशन होती है। तो कार की पहिए की जो गति होती है वो कैसे होता है? वृत्ताकार होती है। अब देखिए अगला, गिटार के तारों की गति कैसी होती है? वो आवर्ती गति होती है ना? गिटार की तारें जो है किस तरह से होती है? आवर्ती करती है। तो कैसा होगा बच्चों? आवर्ती। ओके, कौन सी गति है? आवर्ती गति। ओके, यानी एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है? वो रिपीट करता है, तो पीरियोडिक मोशन। अब देखिए, 4 किलोमीटर डैश मीटर के बराबर है, यानी अगर हम लोग 4 किलोमीटर की बात करते हैं तो वो कितनी मीटर होगी? तो एक जो है किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होते हैं,
है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर 4 किलोमीटर में पूछा जाए कितने मीटर है तो कितना होगा, 4000 होगा, है ना। अगर 5 पूछा जाए तो कितना होगा, 5000 होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। चलिए अब देखिए, एक पेंडुलम की गति कैसी गति होती है, वो भी कैसा होती है, आवर्ती गति होती है। क्योंकि जो है क्या होता है, वो रिपीट करता रहता है ना। पेंडुलम की गति कौन सी गति है बच्चों, आवर्ती गति है। ओके, पीरियोडिक मोशन है। चलिए अब इतना हो गया ना, ये सभी ने देख लिया। कार के पहिए की गति वृत्ताकार है, गिटार के तारों की गति आवर्ती है। 4 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर पूछा है तो कितना होगा, 4000। एक पेंडुलम की गति, यानी पेंडुलम की गति जो है कैसी गति होती है, आवर्ती गति होती है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। सरल रेखीय गति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से जो है आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, है ना, कि क्या है पूछ सकते हैं, फिर आपसे बोल सकते हैं कि उसके उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण जो है आपको थोड़े से ज्यादा उदाहरण याद रखने हैं, क्योंकि जितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो जब वस्तुएं एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसे गति को रेखीय गति कहते हैं। ओके, जब वस्तुएं कैसे गति करती है, एक सीधी रेखा में, तो ऐसे गति को क्या, कौन से गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। अब उदाहरण, अब देखिए 100 मीटर की दौड़ में एक धावक सीधे रास्ते पर गति करता है, यह रेखीय गति के उदाहरण है। या तो फिर आप जो है मार्च पास्ट करते हुए सोल्जर के बारे में बता सकते हैं, है ना। सिपाहियों की गति जो होती है कैसी होती है, बिल्कुल रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। ओके, और सीधी सड़क पे चलती हुई गाड़ी की गति, सभी जो है आप लोग उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं। तो सरल रेखीय गति क्या है, उसका उदाहरण क्या है। अगर आप ये सब लिख चुके हैं तो इसको जरा देख लीजिए, ओके, और समझ लीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में या किसी में पूछा जाए तो आप लोग जो है उसका आसानी से जवाब दे पाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लंबाई मापने की मानक इकाई के रूप में अंगुल यानी उंगली या मुट्ठी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल बोल रखा है। तो हम लंबाई मापने के लिए तो यही पूछा गया है, क्यों नहीं कर सकते। जो हमने पहले बताया, क्योंकि सभी के शरीर के अंग कैसे होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, है ना। लंबाई सब जो है अलग अलग होती है, लोगों के हिसाब से होता है। अगर आपका भाई एक चीज को नापे और आप एक चीज को नापे, अगर अपने हाथ के या उंगली से या फिर मुट्ठी से किसी भी तरीके से अगर आप नापो, तो दोनों को जो है माप कैसा होगा बच्चों, अलग अलग आएगा, है ना। तो ऐसा प्रश्न जब आए तो हम लंबाई मापने की मानक इकाई के रूप में अंगुल यानी उंगली या मुट्ठी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोगों के शरीर के अंगों का आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसलिए इससे भ्रम पैदा हो सकता है। कोई बोलेगा इतना आया है ना, आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर आया, तो दूसरा बोलेगा नहीं ये तो 6 सेंटीमीटर आया है ना। तो इस तरह से भ्रम पैदा हो सकता है, इसीलिए जो है हम लोग इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में अब माप की इकाई क्या है, लंबाई की इकाई वह क्या है, यानी लंबाई की इकाई क्या है, माप की इकाई क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली यानी एसआई इकाइयां माप की इकाई की प्रणाली है, जिसका उपयोग जो है पूरे विश्व में किया जाता है। ओके, जिसका उपयोग जो है पूरे विश्व में किया जाता है। और लंबाई के लिए एसआई इकाई मीटर है। ओके, लंबाई की इकाई जब पूछते हैं, एसआई इकाई मीटर है, याद रखिएगा। तो पहले ये लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली एसआई इकाइयां
माप की इकाई की प्रणाली है जिसका उपयोग जो है अब पूरे विश्व में किया जाता है। ओके, फिर पूछा गया है लंबाई की इकाई क्या है। तो लंबाई के लिए एसआई इकाई मीटर है। हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं। छत के पंखे की गति और पेंडुलम की गति में क्या अंतर है। ओके, छत के पंखे की गति यानी जो पंखे की गति है और जो पेंडुलम है उनकी गति में क्या अंतर है। तो कई बार पूछ सकते हैं कोई गति को लेकर कि इन दोनों में क्या अंतर है या कौन सी गति है। ओके, तो छत की पंखे की गति वृत्तीय गति होती है और लोलक यानी जो पेंडुलम के इसमें जो लोलक होता है पेंडुलम, उसकी गति कैसी होती है, आवर्ती गति होती है। यानी वो आवर्ती यानी बार बार रिपीट करता है। ओके, तो ये कैसा है, छत के पंखे की गति सर्कुलर मोशन है और हमारी जो पेंडुलम की गति है वो कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। चलिए अब अगला देखिए, वृत्तीय गति क्या है, उदाहरण दीजिए। अब जो है अगला क्या पूछ रखा है, वृत्तीय गति क्या है। तो वृत्तीय गति से ही हमें स्पष्ट होना चाहिए, जब कोई वस्तु कैसे पथ पर जो है चक्कर लगाती है या कैसे उसकी गति होती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। पहले लिख लीजिए, वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, बिजली के पंखे है ना के ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय गति है। अगर हम लोग पंखे पर कोई भी पेंट या किसी से भी हम लोग कोई भी चिन्ह अंकित कर दे तो हम लोग क्या देखेंगे, वो कैसे घूम रहा है, वृत्ताकार घूम रहा है ना। तो आप उदाहरण जो है अलग अलग रूप से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अब अगला एक प्रश्न है, हम दूरियां मापने के लिए इलास्टिक टेप का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। हम लोग जो है इलास्टिक टेप कैसा होता है, जितना खींचोगे ऐसे खींचता चला आएगा, जैसे ही छोड़ दोगे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना, छूट जाएगा। तो पूछ रखा है कि अगर हम दूरियों को माप रहे हैं तो इलास्टिक टेप का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। पहले प्रश्न लिख लीजिए। ओके, तो हम दूरियों यानी हम लोग क्या नहीं कर सकते, दूरियां मापने के लिए इलास्टिक टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि मापते समय हमने टेप को कितना खींचा है। और इससे क्या हो सकती है, इससे कोई भी त्रुटि हो सकती है, इससे कोई भी गलती हो सकती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं ना इलास्टिक टेप को, फिर हम लोग जब उसका जो है स्केल या किसी भी चीज से माप लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कितना लंबा खींचा था। ओके, चलिए हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा है आवर्ती गति क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आवर्ती गति क्या है बच्चों, कोई वस्तु कुछ समय बाद अपनी गति दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं, है ना। जैसे कि लोलक की गति कैसा होता है, आवर्ती गति होता है।
तो यानी अगर पूछे कि जो है कोई भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, तो आपको जो है सभी की डेफिनेशन याद होना चाहिए और उसके साथ ही उसकी उदाहरण भी आपको याद रखना है। तो कोई वस्तु कुछ समय बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ओके। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 मिलीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी उसको जो है कैसा लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 10 मिलीमीटर आएगा, फिर 5 सेंटीमीटर आएगा, फिर 1 किलोमीटर आएगा। आगे बढ़ जाए, सभी का हो गया। तो इस तरह के जब भी कोई प्रश्न आए तो आपको जो है सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। देखिए अब एक प्रश्न आया हुआ है, राम के घर और रवि के घर की बीच की दूरी 3000 मीटर है, इसे किलोमीटर में व्यक्त करे। तो हमें पता है जो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो हमसे कितना पूछ रखा है? राम और रवि के घर की बीच की दूरी जो है 3000 मीटर है। तो किलोमीटर में कैसे करेंगे इसको जो है 3 किलोमीटर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 3 किलोमीटर। ओके। इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको जो है इसका सही से उत्तर देना है। तो यानी जो है हमने देखा 1 किलोमीटर में 100 मीटर 1000 मीटर होते हैं। तो 3000 जो है मीटर पूछ रखा है, उनकी दूरी है, उसको किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए कितना होगा? तो 3 किलोमीटर होगा। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, गिरते हुए पत्थर की गति और किसी तख्ती से बंधे और हाथ से घुमाए गए पत्थर की गति में क्या अंतर है? यानी एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी गिर रहा है। ओके। और दूसरा कैसा है? किसी तख्ती से बंधे और हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? हाथ से उसको घुमा रहे हैं। तो उन दोनों की जो गति है उसमें क्या अंतर है? पहले प्रश्न लिख लीजिए। तो क्या होगा? गिरते हुए पत्थर की गति कैसे होती है? बिल्कुल सही, सरल रेखीय होती है ना। गिरते हुए पत्थर की जो गति है वो कैसे आती है? सरल रेखीय गति होती है। तथा किसी पटरी से बंधे तथा हाथ से घुमाए गए पत्थर की गति जो है वृत्तीय गति होती है। यानी अगर किसी धागे से या किसी चीज से अगर आप पत्थर को बांध दो और उसको घुमाओ तो कैसे गति आती है? वो वृत्तीय गति आती है। और जो गिरता हुआ पत्थर है उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। आगे बढ़े। हो गया सभी का? तो आपको क्या करना है? हर बात को समझना है, गति में कैसे बदलाव आते हैं, कौन कौन की सी चीज जो है किस तरह की गति होती है। अब देखिए, गति और विराम को परिभाषित करें।
यानी गतिशील वस्तुएं क्या है, विराम अवस्था की जो वस्तुएं होती है वो क्या है, वो सब आपको बताना है। तो गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है गतिशील कहा जाता है ना। तो गति और विराम को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो गति क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं। ओके, ये बात आपको पता है अच्छी तरह से। अब विराम वस्तु क्या है बच्चों, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वो कैसी अवस्था में होती है, वो विरामावस्था में होती है। ओके, वो विरामावस्था में माना जाता है। तो विराम वस्तुएं जो क्या नहीं करते हैं, जो अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। ओके, जो समय के साथ अपनी स्थिति को बिल्कुल नहीं बदलते हैं, एक जगह पर अगर है तो वहीं पर रहता है। जैसे आपका घर है ना, ये थोड़ी कि आप जब स्कूल जा रहे हो तो आपका घर यहाँ पर है और जब स्कूल से वापस आए तो आपने देखा कि अरे घर तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है ना, कहीं और चला गया है, नहीं। तो लेकिन आप लोग क्या है, हम लोग गतिशील है ना। अगर आप एक चिड़िया को या कोई भी इसको आप अगर आप पेड़ पर देखते हो, जब वापस आते हो तो आपको देख आप जब देखते हो तो वो वहां पर है ही नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें गति है, गतिशील है। हो गया सभी का। अब देखिए अगला प्रश्न, वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापते हैं। तो हमने आपको बताया था वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें किससे मापना पड़ता है, जी हाँ, हमें एक धागे से मापना पड़ता है। तो वक्र रेखा की जो लंबाई है मापने के लिए वक्र रेखा के साथ एक धागा रखे, फिर धागे को सीधा करे और एक रूलर की जो है सहायता से क्या करना है, उसकी लंबाई को नापे। पहले आपको जो है एक धागा लेना है और जो आपकी कर्व लाइन जो है ना, जो वक्र रेखा जो है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उस धागे को जो है रखना है। फिर जितना आपने आपको आया उसमें आप पॉइंट लिखोगे, पॉइंट लगाओगे और फिर उसको आपके स्केल की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको नाप सकते हो। आगे बढ़ जाए, हो गया सभी का, ये तो आपको पता है ना अच्छी तरह से। अब देखिए गति के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण दीजिए। रेखीय गति है ना, वृत्तीय गति, आवर्ती गति, तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं इसका। अब रेखीय गति सड़क पर सीधी चलती कार, वृत्तीय गति घड़ी की सुइयों की गति, आवर्ती गति झूलता हुआ या फिर पेंडुलम है ना, झूलता हुआ या झूला झूलता हुआ बच्चा या फिर पेंडुलम की गति, ये सब जो है आवर्ती गति के उदाहरण हैं। हो गया, यस। अब देखिए अगला प्रश्न, गति और दूरी मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापक यंत्रों के उदाहरण दीजिए। यानी अब गति को और दूरी को मापने के लिए हम लोग किन किन का उपयोग करते हैं। ओके, मापक यंत्रों का क्या करना है, उदाहरण देना है। तो रूलर, उससे कैसे जो है दूरियां नापी जा सकती है, छोटी दूरियों को मापने के लिए रूलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है मेशरिंग टेप जो है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, लंबी दूरियों को मापने के लिए कर सकते हैं। स्पीडोमीटर यानी किसी वाहन की गति को मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के दूरियों को मापने के लिए अलग अलग वस्तुओं का यानी मापक यंत्रों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया बच्चों, यस।
चलिए, अब पूछ रखा है वृत्तीय गति क्या है, उदाहरण दीजिए। तो क्या होगा, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए बिजली के पंखे पर ब्लेड पर कैसा होता है अंकित, बिंदु की गति वृत्तीय गति होती है, ये हम लिख चुके हैं। तो इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसको सुन लीजिए सिर्फ, ओके। उदाहरण के लिए आप लोग बहुत सारे जो है उदाहरण उसका दे सकते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, बिजली के पंखे के ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति। अब देखिए, ऐसा पूछ सकते हैं क्या अंतर है, ओके। सरल रेखीय और वृत्तीय गति में क्या अंतर है, सरल रेखीय और वृत्तीय गति में क्या अंतर है, क्या अंतर है बताइए, बहुत आसान है ना। यस, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसे गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जबकि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो कोई भी गतियों के बीच में अंतर पूछे तो आप लोग जो है इस तरह से उसको लिख सकते हो। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। लंबाई की कुछ इकाइयों के नाम बताइए, लंबाई की कुछ इकाइयों के नाम बताइए। तो लंबाई की जो इकाइयां हैं किस किस में माप सकते हैं हम लोग, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि है। तो लंबाई की इकाइयों के नाम पूछ रखा है। लंबाई की इकाइयां किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि में हम लोग माप सकते हैं। हो गया सभी का, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगला पूछा है, किलोमीटर और किलोग्राम में क्या अंतर है, किलोमीटर और किलोग्राम में क्या अंतर है। तो हमें पता है जो हमारा किलोमीटर है वो किसकी लंबाई है, यानी लंबाई की इकाई है, और किलोग्राम जो है हमारी भार की इकाई है। तो किलोग्राम भार की इकाई है, जबकि किलोमीटर लंबाई की इकाई है, ओके। आप लोग चाहे तो पहले किलोमीटर का लिख सकते हो, किलोमीटर किसका इकाई है, लंबाई का। किलोग्राम जो है वो किसका है, भार की इकाई है। आगे बढ़ जाए। मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली दो सावधानियां बताइए। यानी जब हम लोग मीटर स्केल की सहायता से हम लोग लंबाइयों को मापते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो हमने जो है बहुत सारे सावधानियां देखे थे, है ना, कैसे कैसे हमें जो है माप लेना चाहिए, कैसे संपर्क में होना चाहिए, किस तरह से जो है करना चाहिए। तो पहला देखिए, दूरी का प्रारंभिक बिंदु मीटर स्केल के शून्य मान के साथ मेल खाना चाहिए, है ना। अगर हमने देखा, अगर हमारा शून्य का पैमाना जो है सिरा टूटा हुआ तो अगले इसमें आपको क्या करना है, अगले इससे माप लेना है, फिर उसको जो है जितना जहां से आपने माप लिया है उसको क्या करना है, फिर आपको घटा देना है ना। तो दूरी का प्रारंभिक बिंदु मीटर स्केल के शून्य मान के साथ मेल खाना चाहिए। फिर क्या है, आंख को माप बिंदु के अनुरूप रखना चाहिए, यानी कहीं और जगह बैठे हो और आप जो है माप ले रहे हो तो आपको जो है हो सकता है गलत रीडिंग आए। तो हमें कैसा करना चाहिए, जो हम लोग जो देख रहे हो सीधा देखना चाहिए, आंख को माप बिंदु के अनुरूप रखना चाहिए, ओके। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना चाहिए, और जो पैमाने या वस्तु का जो है संपर्क में
हमें सही से उसकी जो है लंबाई के अनुदिश हमें रखना चाहिए, है ना। अगर कुछ पैमानों के सिरे टूटे हुए हैं तो हमें जो है पैमानों को के क्या करना चाहिए, शून्यांक अगर स्पष्ट नहीं देख रहे हैं तो ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने की बजाय कोई अन्य पूर्णांक से हमें माप लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाए। मापी गई लंबाई को कैसे व्यक्त किया जाता है? मापी गई लंबाई को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो कैसे करते हैं, सबसे पहले संख्यात्मक मान को दर्शाने वाली एक संख्या होती है ना। कितना किलो है, कितना मीटर है, यानी एक संख्या होती है। फिर जो है वो इकाई, किसमें हमने जो है राशि को मापा जा सकता है, यानी इकाई होना चाहिए और संख्या होनी चाहिए। तो संख्यात्मक मान को दर्शाने वाली एक संख्या होती है और दूसरा क्या है, वह इकाई जिसमें उस राशि को मापा जाता है। चलिए गति के प्रकार उदाहरण समेत ये सिर्फ देख लीजिए। सीधी रेखा में गति करती है तो रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण आपको पता है, 100 मीटर की दौड़ में एक धावक सीधे रास्ते पर चलता है, ये रेखीय गति का उदाहरण है। वृत्ताकार कैसे है बच्चों, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर जो है चलती है, ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। ऐसे गति को कैसे गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए बिजली के पंखे की ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति, कोई भी गति आप लिख सकते हो, यानी जो वृत्तीय है। कोई वस्तु कुछ समय बाद अपनी गति दोहराती है ना, तो ऐसे गति को जो है आवर्ती गति कहते हैं। ओके, तो ये सारे गतियों को आपको याद करना है। उदाहरण के लिए लोलक की गति आवर्ती गति है। अब देखिए, हमें माप के लिए मानक इकाई की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए करते हैं, क्यों? यस, हमें जो है अपनी निर्णय को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाने के लिए मापन हेतु मानक इकाई की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट याद हो गया ना, किस लिए होती है? सबसे पहली बात तो है कि विश्वसनीय बनाने के लिए, है ना, बिल्कुल सटीक बनाने के लिए, एकदम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ही क्या हो, एकदम ओके हो। उसके लिए हम लोग मापन हेतु मानक इकाइयों की हमें आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर भारत में आप किसी चीज की माप ले रहे हो या फिर आप कहीं और देश में गए तो वहां पर आप माप ले रहे हो, तो अलग अलग नहीं आना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उचित व्यवहार के लिए, ओके, कैसे करते हैं, मापन सभी के लिए समान होना चाहिए। इस प्रकार के मापन में क्या होती है, एक रूपता होनी चाहिए। ओके, तो एक रूपता के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है मापन की इकाइयों के एक सामान्य समूह की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक इकाइयां कहते हैं। और आजकल क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगभग सर्वत्र एसआई इकाइयों का उपयोग किया जाता है, ताकि कहीं भी जाए, किसी भी जगह से हम लोग मेशर करें, कोई भी हो, हमें क्या होना चाहिए, हर जगह जो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होना चाहिए, जिससे सब जगह एक जैसा ही हमें माप आए। चलिए अब आवर्ती और दोलन गति के उदाहरण। आवर्ती गति के उदाहरण कौन सा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय की धड़कन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, दोलन। ओके, इतनी गति जो है आपने देख लिया आवर्ती गति के उदाहरण। तो बहुत सारे उदाहरण आपको लिख के याद करना है। ओके, कुछ भी कोई 5-6 उदाहरण जो है आपको एक एक गतियों के आपको याद होना चाहिए। फिर दोलन गति के उदाहरण कौन से है बच्चों, दोलन गति के उदाहरण दीवार घड़ी, यानी दीवार में जो घड़ी लगी है उसकी पेंडुलम की गति। फिर आपसे पूछ सकते हैं यातायात की कहानी, यानी पहले सब कैसे हुआ कर, इसको जरा सुन लीजिए। ओके, शुरू शुरू में आदमी कैसे चला करता था, यातायात के बारे में अगर पूछा जाए कि किस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़े, तो शुरू शुरू में जो है मनुष्य कैसे चलता था, पैदल ही भ्रमण करता था। समय बीतने के साथ आदमी या मनुष्य ने, लोगों ने क्या किया, लोगों और सामान को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये सारे आपने इतिहास में पढ़ रखा होगा। तो पहले पैदल चलते थे, फिर कैसा हुआ, फिर पशुओं का इस्तेमाल होने लग पड़ा। ओके, फिर जलीय जीवों से प्रेरणा लेकर, यानी मछली की आकृति सब देखकर मनुष्य ने क्या बनाया,
नाव बनाया, है ना। फिर नाव में जो है क्या करने लग पड़े वो लोग, शुरुआत में कैसे थे, लकड़ी के बड़े लट्ठों को खोखला करके नाव बनाई जाती थी। बाद में इसमें सुधार करते हुए धारा रेखीय आकार के क्या बनने लग पड़ा, नाव बनने लग पड़ा, है ना, जिससे कि जल यात्रा सुगम हो गई। फिर पहिए का आविष्कार ने तो हर जगह क्या मचा दिया, एकदम धूम मचा दिया। तो पहिए के आविष्कार ने यातायात के साधनों साधनों में क्रांति लेकर आ गए, जिससे कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, है ना। बाद में, उसके बाद में पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ियां बनी। ओके। फिर भाप इंजन के आविष्कार से यातायात के साधनों में दूसरी क्रांति आई। भाप से चलने वाले इंजन ने जानवरों की जगह ले ली। भाप इंजन के कारण एक साथ सैकड़ों लोगों को लाना ले जाना आसान हो गया, है ना। इस तरह से आप लोग जो है, जितना हम लोगों ने जो है आगे की तरफ बढ़े हैं, वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, पॉइंट वाइज सभी को आपको लिखना है। आंतरिक दहन इंजन के आविष्कार के बाद स्वचालित गाड़ियां बनने लगी। जेट इंजन के आ जाने के से क्या हो गया, हवाई यात्रा आसान हो गई। इस तरह से मनुष्य जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ा। तो बच्चों, आज की जो है क्लास इतना ही। सब उम्मीद करती हूँ ये इकाई आपको बिल्कुल, ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर है। अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।